आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां ब्रज में रविवार से होली रंग उत्सव का आगाज होगा। वहीं जो लोग बरसाना नहीं पहुंच रहे वो यूट्यूब पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने होली का रंग उत्सव 2024 के लिए यूट्यूब लिंक भी जारी की है। दरअसल राधा रानी के गांव बरसाना में आज लड्डू मार होली है और 18 मार्च को लठमार होली धूमधाम से मनाई जाएगी। रंगोत्सव 202-4 में मथुरा के विभिन्न स्थलों पर 19 छोटे मंच पर भी कलाकारों द्वारा ब्रजलोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 15 स्थानों पर होली के सेल्फी पॉइंट और 23 स्थानों पर होली के भव्य प्रवेश द्वारा अस्थायी रूप से निमित्त भी किए जाएंगे। वहीं बरसाना में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब भी बरसाना में उमड़ पड़ा है। बहुत खुश है हम यहाँ आके, बहुत ही उल्लास मन रहा है यहाँ पे, बहुत मन लग रहा है यहाँ पे। अपने घर पे आप होली खेलती हैं, आज राधा रानी के गांव में होली खेलने का हम एंजॉय कर रही हैं होली? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गई हो, अपने राधा रानी के को मन नहीं कर रहा है, स्वर्ग में आ गई हो, ऐसा लग रहा है हमें। कितना एंजॉय कर रहे हैं? खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां लोनी में गैंगस्टर और भूमाफिया पिता पुत्र की करीब 17 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मीरपुर हिंदू के रकबा बदरपुर गांव में हुई। दोनों पर आम लोगों के साथ फर्जी कागजात बनाकर जमीन को धोखाधड़ी करने के आरोप है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं एसपी लोनी सूर्य बली मौर्य ने बताया कि भूमाफिया कौशर अली उर्फ कौशर अंसारी एक संगठित गिरोह चलाता है, जहां पर जिसके द्वारा 2011 से अब तक आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके कुटर रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से प्लाट और जमीन बेची गई है। कौशर अली और उसके साथी ने जमीन और बेनामी जो संपत्ति है उसे भी अर्जित की गई है। इस मामले में थाना टोनिका सिटी में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। देखिए, आज दिनांक 16 मार्च 2024 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के अनुक्रम में यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत ग्राम मीरपुर हिंदू में अभियुक्त कौसर अली तथा अभियुक्त सिकंदर अली की संपत्तियां कुर्क की गई है। कौसर अली की जो यहाँ संपत्ति है वह कृषि संपत्ति है और उसके पुत्र सिकंदर अली वो भी अभियुक्त है। उसकी आवासीय प्लाट है 250 वर्ग गज का। ये सभी को कुर्क किया गया। इसकी संयुक्त जो कीमत है वो लगभग 17 करोड़ रुपये। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा होली और रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हर साल की तरह इस साल भी मथुरा और अयोध्या में पहले से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। और क्या कुछ कहा संस्कृति मंत्री ने, आप भी सुनिए। रामनवमी का पवित्र त्योहार जिस तरीके से भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, इसका संभावना यह है कि और जो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं और रामनवमी पे बहुत ज़्यादा ऐसे कई गुना ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना के दृष्टिगत वहाँ क्लाउड मैनेजमेंट के लिए और दर्शन के लिए दोनों व्यवस्थाओं में काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थित करने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद उसकी समीक्षा की है, ट्रस्ट के साथ बैठक की और ट्रस्ट ने 3 दिन 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था के लिए भी वहाँ रामनवमी के आयोजन के अवसर पर खोलने का निर्णय लिया है। हम समझते हैं कि हमारी चाहे लोकल प्रशासन, वहाँ का ट्रस्ट और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रामनवमी के अवसर पर क्लाउड मैनेजमेंट की बेहतरीन व्यवस्था रहेगी, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होगी, ये सुनिश्चित करेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को ओल्ड हैंडल बिल्डिंग को आईआईटी रुड़की ने 2016 के 2017 खंडहर घोषित कर दिया था, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग के काम यहां पर बदसूरत जारी है और सरकारी रिकॉर्ड्स भले ही ये कहे कि ओल्ड बिल्डिंग से सारा काम बंद करके न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, लेकिन सुदर्शन के कैमरे में जो तस्वीरें रिकॉर्ड की है वो हैरान करने वाली थी। बता दें कि खंडहर घोषित बिल्डिंग की दीवारों में दरारें साफ दिखाई दे रही थी और हॉस्पिटल का बाहरी हिस्सा टूट टूट कर गिर रहा था और इन सबके बीच हॉस्पिटल का स्टाफ वहां मजबूरी में काम भी कर रहा था। हॉस्पिटल का कैफेट चेक किया गया और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संस्कार मिश्रा ने खंडहर डिले हो चुकी जो बिल्डिंग में जो कैसे काम चल रहा है, आप भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में मौजूद है। ये केजीएमयू चिकित्सालय की पुरानी डेंटल फैकल्टी बिल्डिंग है, जिसको आईआईटी रुड़की ने 2016-17 में बंजर घोषित कर दिया था। बंजर मतलब कि अब ये सही नहीं हो सकती है, बिल्डिंग को बंजर घोषित कर दिया है। क्या आप ये बात जानते हैं? जी जानते हैं। आपको तो डेली अपनी जानकारी इससे लगता होगा। ये यहाँ का डिपार्टमेंट है पोस्ट ग्रेड क्लिनिक डिपार्टमेंट ऑफ ओरल साइंस एंड रेडियोलॉजी। आइए यहाँ के कुछ विजुअल दिखाते हैं। ये यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ मौजूद है। इस बिल्डिंग जो खंडहर घोषित कर दिया है ये अभी भी कार शैली में है। आइए और विजुअल दिखाते हैं यहाँ के। डॉक्टर्स को दिखा देना। लगातार आपको ये पूरी ओल्ड बिल्डिंग हम लोग टहल रहे हैं, जिसको आईआईटी रुड़की ने 2016 में खंडहर घोषित कर दिया। इसकी पूरी रूफटॉप दिखाइए। ये देखिए कैसे इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। ये देखिए दरारें पड़ चुकी हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं एक्सरे पंजीकरण कमरा नंबर 2। ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर पर्चा बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। एक्सरे अलर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वही बिल्डिंग है जिसको आईआईटी रुड़की ने 2016-17 में खंडहर घोषित कर दिया। देखिए आईआईटी रुड़की ने कहा है कि ये बिल्डिंग अब रेनोवेट नहीं हो सकती है, इसको गिराकर हमें दोबारा नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। जो रूल्स इन्होंने जो इसके देखने वाले हैं इंजीनियर हैं, फिर तो उसको तो फॉलो खैर करना ही चाहिए। दीवालों में क्रैक दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। ये दीवालों में आप क्रैक देखिए। आईआईटी रुड़की का कहना है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके वापस नई बिल्डिंग बनाई जाए, वरना कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो पता होगा 2016-17 में आईआईटी रुड़की ने इसको बंजर घोषित कर दिया है। हाँ कर दिया है। तब भी अब यहाँ आ रहे हैं। क्या करें? यहाँ के कर्मचारी अभी भागे हैं यहाँ से। देखिए सारी कॉपी किताबें रखी हुई हैं। इधर आइए कैमरामैन, ये बैग भी दिखाइए, आगे बुक्स भी दिखाइए टेबल पे। सब कुछ मौजूद है। यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन पता सबको है। जर्नलिस्ट अमन मिश्रा के साथ संस्कार मिश्रा, सुदर्शन न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां निर्वाचन आयोग ने आम लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। ग्वालियर लोकसभा के अलावा गुना, भिंड, मुरैना लोकसभा में भी 7 मई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया कि राजनीतिक सभा, जुलूस आयोजन, वाहन, लाउडस्पीकर इत्यादि पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी अनुमति संबंधित एसडीएम और एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी और साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सभा, रैली, सभाएं हों तो उनको रेगुलेट किया गया है। वो बिना एसडीएम, संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं ऑर्गेनाइज की जा सकेंगी। प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर के संबंधित भी आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही प्रचार प्रसार में बहुत ध्यान रखना होगा कि जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की वो सही स्पिरिट में फॉलो की जाए। जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर बिल्कुल अब हम लोगों का फोकस रहेगा और उनको हर प्रकार से प्रतिबंधित करना और उन पर कार्रवाई करने की कार्रवाई को भी बहुत तेज किया जाए। तो वहीं लोकसभा की 534 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श यहाँ आचार संहिता भी लागू हो गई। आचार संहिता लागू होते ही चंदौली के जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फूडे ने और पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार मातहतों संग सड़क पर उतरकर सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्याशियों और दलों के द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर को उतरवाने का काम में यहां लग गए। इस दौरान डीएम निखिल टीकाराम फूडे ने बताया कि पूरे जनपद में अभियान चलाकर 72 घंटे में प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएगी और इसके लिए ब्लॉक, तहसील और सीओ को निर्देशित भी किया गया है। और साथ ही साथ इस दौरान डीएम ने जन पदाधिकारियों को अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थान
या घर या दफ्तर आदि में किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री नहीं लगाया यहाँ पर दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्याशी या राजनीतिक दल अनुमति लेकर ही पोस्टर या प्रचार सामग्री लगा सकते हैं। आज जैसा कि सब लोगों को ज्ञात है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जो प्रोटोकॉल है एमसीसी का, उसके तहत जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के बैनर, झंडे, वॉल पेंटिंग इत्यादि जो भी चुनाव सामग्री या चुनाव प्रसार की जो सामग्री होती है या मटेरियल होता है, उसको हटाने की कवायद की जाती है। और इसी के तहत अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक जायज़ा लिया है। सदर तहसील में हम लोग आए हैं और यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, आज से आदर्श चुनाव संहिता जो है वो लागू हो गई है और चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल रहे, इसके लिए सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमने कुछ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस चिन्हित किए हैं। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और जो संभावित ट्रबल मेकर्स हो सकते हैं उनको चिन्हित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं और जो विशेषकर एनडीपीएस, मादक पदार्थों के तस्कर और शराब के तस्कर। खबर मुरादाबाद से, जहां चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र हरकत में आ गया और शहर में जगह जगह लगे नेताओं और सियासी पार्टियों के प्रचार वाले होर्डिंग बैनर तले उसे उतारे जाने भी लगे और साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह के आदेश पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नेताओं के होर्डिंग बैनर और पोस्टर उतरवाने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं डीएम ने कहा 19 अप्रैल को मुरादाबाद में वोट पड़ेंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। उसमें जो जाएगा हमारा वो संभल लोकसभा क्षेत्र में, चूँकि तो इसमें जो नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो 12/4 को जारी किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है जो 19/4 है। स्क्रूटनी जो है 20/4 तक को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है कैंडिडेट का वो 22/4 है। डेट ऑफ पोल जो है 7/5 और मतगणना 4/6। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज बोट क्लब ने स्टेट लेवल की 2 दिवसीय 33वीं कैनोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ रविवार को किया, जहां 11 टीमों के 70 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कानपुर की टीम भी सम्मिलित रही। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ कानपुर मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता और डीएम राकेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया और उन्हें उद्बोधन भी किया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साह वर्धन भी किया। बता दें कि प्रतियोगिता के पहले दिन रविवार को 500 मीटर रेस का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों ने अपनी बोट को आगे निकालने की होड़ देखने को मिली। आज 33वीं स्टेट लेवल कैनोइंग चैंपियनशिप यहाँ कानपुर में जो बोट क्लब उस पर हो रही है। आप जानते ही हैं कि बोट क्लब अभी 1 साल ही हुआ है बने हुए यहाँ, तो यहाँ इस प्रकार का आयोजन शुरू हुआ है और इसमें 11 टीमों के 70 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें कानपुर की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है और प्रदेश की अन्य स्थानों से सारी टीम है। तो पहली बार प्रतियोगिता हो रही है और जो स्टेट लेवल से जो कैनोइंग के लोग आए हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट हैं और उनकी कहना है कि यहाँ और भी अच्छे आयोजन हो सकते हैं। यूपी के मिर्जापुर में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित ट्रक आगे चल रही बोलेरो और बाइक्स में टकरा गई। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। वहीं ड्रमगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ड्रमगंज घाटी के बड़का मोड़ घुमान के पास शुक्रवार दोपहर चीनी लादकर घाटी में नीचे उतर रहे समय ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित ट्रक आगे चल रही बोलेरो से टकरा गई। ट्रक की टक्कर से बोलेरो नेशनल हाईवे पर पलट गई। ट्रक आगे चल रही बाइक से टकराते हुए बड़का मोड़ घुमान के पास पलट गया। इस घटना में बोलेरो में सवार 5 लोग और बाइक पर सवार महिला और उसकी एक बेटी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ड्रमगंज ने भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को चिकित्सक ने मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिसमें बाइक सवार सहित 3 लोगों के उपचार के दौरान मंडलीय चिकित्सालय में मौत हो गई।
यूपी के कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान में तीमारदार को जमकर पीटने का मामला सामने आया, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के अस्पताल और मरीज के बीच बेहतर समन्वय अभियान को कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आए। बता दें कि कानपुर के कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने मरीज के तीमारदारों को जमकर पीटा। बता दें कि कार्डियोलॉजी में भर्ती पिता की मौत के जानकारी मांगने पर जूनियर डॉक्टरों ने पिटाई की और इतना ही नहीं, कार्डियोलॉजी के निदेशक राकेश वर्मा ने बातचीत करने से भी मना कर दिया और निदेशक राकेश वर्मा ने उनका पक्ष जानने के लिए मौजूद टीम ने संपर्क करना चाहा तो केबिन के बाहर तैनात निजी बॉडीगार्ड ने मीडिया से अभद्रता की। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्षता से जांच करने की यहां मांग की है। आज कार्डियोलॉजी में मेरे पिताजी 2 दिन से वहाँ भर्ती थे और वो अच्छे खासे बाहर आ चुके थे। हम लोग बार बार जो वहाँ का स्टाफ था हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी का रावतपुर, उनसे हम बार बार ये विनती कर रहे थे कि जैसे हमारे पिताजी को कुछ पल्स हाई होती थी या डाउन होती थी तो उनसे निवेदन करने जाते थे कि आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, तो भगा देते थे उनके अटेंडेंट, क्योंकि मेन डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट अवेलेबल नहीं रहता था, तो जो अटेंडेंट थे वो बार बार भगा देते थे। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां नगर क्षेत्र में 5 दिन पहले गांव सबलपुर बित्रा में मिली महिला की सिर कटी लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए फरार चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से महिला के 4 साल के बच्चे को भी बरामद कर लिया है। पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी थी। दरअसल 10 मार्च को नागला थाना क्षेत्र के गांव सबलपुर बित्रा में एक महिला की सिर कटी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया था और महिला की पहचान करने लगी थी। साथ ही साथ मृतक महिला की पहचान पंजाब के जिला जालंधर रहने वाली पूनम के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पूनम के प्रेमी रोहतास रघुवीर और हरी सिंह गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया था, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी रोहिताश का जीजा रोहित घटना के बाद से फरार हो गया था। मैं देश दीपक सिंह, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, अवगत कराना है कि छोटेलाल उर्फ छोटू पुत्र होली प्रसाद निवासी मदारा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा थाने पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उसकी पत्नी मृतका पूनम जब जालंधर से गई थी तो उसके 4 वर्षीय पुत्र जितेंद्र को भी साथ लेकर गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना नांगल द्वारा उक्त हत्या के वांछित अभियुक्त रोहित के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा वांछित अभियुक्त रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है ये खबर, जहां पलेरा तहसील में एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया और एक व्यक्ति मनोज रजक ने थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि स्मार्ट एरा ऐप के माध्यम से ठगी की गई है। ये लिंक एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा था और एक दूसरे लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं। दरअसल पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जब पैसे वापस नहीं आते हैं तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे कई युवा साथी जो स्मार्ट एरा ऐप के माध्यम से अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जब पैसे वापस नहीं आए तो वो परेशान हो गए। जी एक ऐप्स था स्मार्ट एरा ऐप्स, जिसमें मैंने 9,000 रुपये लगाए थे। उसमें क्या था कि पैसे उन लोगों को लौटाने थे, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं लौटा। वो कंपनी फ्रॉड थी, वो भाग गई। इसीलिए मैंने थाने में आवेदन दिया माननीय दरोगा जी को कि इस पर कार्रवाई की जाए। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जो इसमें जिस मतलब पैसा लगाया है जिन लोगों ने, वो अभी तक उन लोगों का भी पैसा नहीं आया। वो भी शायद कुछ दिनों बाद थाने में आएंगे। कौन सा ऐप है? ये स्मार्ट टेरा ऐप्स है। जैसे कितने लोग होंगे यहाँ पर? ऐसे करीबन यहाँ पर 200-300 लोग से ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे। गांव में भी ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पैसे कैसे लगाए। आपने कैसे क्या कोई लिंक आई थी क्या? एक ऐप्स पर मोबाइल पर एक लिंक आई थी जिसमें हम लोगों ने खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा एसएसपी ऑफिस पर एक महिला ने जमकर हंगामा काटा। बताते चले कि महिला सुनवाई नहीं होने से नाराज थी, जिसके चलते महिला ने एसएसपी ऑफिस का दुपट्टा बांधकर गेट बंद कर दिया और हंगामा काटने के बाद मौके पर मौजूद मीडिया से बातचीत किए बिना महिला दुखी मन से चली गई। दरअसल मथुरा से फरियादियों की समस्या नहीं सुने जाने की बात सामने आ रही, जिसके चलते फरियादियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और 2 दिन पहले किसानों ने भी एसएसपी ऑफिस का घेराव किया था। तो वही देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर आगे आकर कब इसका समाधान करता है।
खबर असम के डिब्रूगढ़ से, जहां महर्षि की श्री कुमार स्वामी जी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बीच प्राचीन विज्ञान उपचार माध्यम से गंभीर बीमारी के इलाज पर चर्चा हुई। बता दें कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात की। वही बातचीत के दौरान स्वामी जी ने राष्ट्रपति को दुनिया भर में उनके नेतृत्व में संगठनों द्वारा कई गई विभिन्न मानवीय पहलों से अवगत करवाया और साथ ही उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बहु विशिष्ट अस्पताल और हरिद्वार में शिव भक्ति गंगा स्वर्ण मंदिर की आगामी स्थापना पर प्रकाश डाला और उनसे उद्घाटन करने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान स्वामी जी ने श्री लक्ष्मी नारायण धाम और विश्व मानवता संसद की ओर से आशीर्वाद और सद्भावना का प्रतीक प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पर भेंट किया है। तो वहीं बिहार के मुंगेर में जमालपुर स्थित काली पहाड़ी राधा कृष्ण बलराम मंदिर और जानकी मंदिर में स्थापित प्रतिमा पे असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। घटना की सूचना शहर में ही मिलते ही पूरी आग की तरफ फैल गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच करते हुए घटना की पूरी जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ राजेश कुमार ने काली पहाड़ी स्थित मंदिर में स्थापित प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। वही घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तारी के लिए टीम भी लगाई गई। हुआ इस सूचना का सत्यापन हेतु नया रामनगर थाना अध्यक्ष और वहां के नजदीक ईस्ट कॉलोनी थाना अध्यक्ष रात में लगता है मध्य रात्रि में यहाँ कुछ 4-5 व्यक्ति आए और दो बड़ी ताला को तोड़कर और मंदिर में घुस पड़े और वहाँ जाकर राधा कृष्ण बलराम मंदिर में जो राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्ति है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए। और इस तरह की घटना चोरी की पहले भी 8-10 बार हो। तो वहीं बिहार के नगर निगम समस्तीपुर के पुराने और एक नए बजट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नगर निगम समस्तीपुर की बदहाल स्थिति को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि विभागों से राजस्व के साथ केंद्र और बिहार सरकार से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 160 करोड़ 76 लाख मिलने का यहाँ उम्मीद भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।